नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम पढ़ेंगे यूथ एंड द टास्क्स अहेड। आप और मैं दोनों हैं इस देश का यूथ। तो आखिर इस देश के यूथ को कैसे होना होगा पावरफुल कि हम अपनी ड्यूटी को निभा पाएँ, ये आज हम जानेंगे। ऑफ कोर्स वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, यूट्यूब का इकलौता चैनल जो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाता है। लेट्स बिगिन। सो किसने लिखा है आखिर इस चैप्टर को? अबाउट द ऑथर, डॉक्टर करण सिंह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है जी। इनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1931 को। इंडियन पॉलिटिशियन है, कॉमन है, डिप्लोमेट बहुत लोग हैं, ऑथर बहुत लोग हैं। इनके बारे में क्या खास बात है? इतना स्ट्रगल करने के बाद इतना कुछ अचीव इन्होंने किया है, तो ऐसा नहीं है कि इनको नीड हो, जी नहीं, ये इनका पैशन था। क्यों? क्योंकि ये थे हिंदुस्तान के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति के, यू कैन से आखिरी राजा के एक वारिस। जी हाँ, इनके पिता का नाम था डॉक्टर हरी सिंह, नॉट डॉक्टर, किंग हरी सिंह। हरी सिंह कौन? आप सबने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा। जी हाँ, वो इनके पिता थे। डॉक्टर करण सिंह हरी सिंह के बेटे हैं। 1965 से 67 ये जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर रह चुके हैं, यानी इतने शाही खानदान से हैं। सिर्फ 36 साल की उम्र में हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे यंग कैबिनेट मिनिस्टर भी ये बन चुके हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों में बैठ चुके हैं। इतना ही नहीं, एक डिप्लोमेट रह चुके हैं। अमेरिका में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1989 से 1990 तक। इतना ही नहीं, ये BHU, JNU, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी रह चुके हैं। अगर इनकी राइटिंग की बात करें तो ये टुवर्ड्स अ न्यू इंडिया, एसेस ऑन हिंदुज़म इनके फेमस लिटरेरी एक्सट्रैक्ट्स हैं, मतलब इनका लिटरेचर है। इनको पद्म भूषण दिया गया था 2005 में इतने सारे काम के लिए। इस चैप्टर की बात करें जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो थंबनेल आपने देख के क्लिक किया है, देखो भाई, तो इसमें ऑथर ने एड्रेस किया है हमको, युवाओं को, कि भाई रियलाइज़ करो कि ये जो आज़ादी है ये खैरात में आपको नहीं मिली है। कोई एंडिंग नहीं है कि आज़ादी मिल गई, 15 अगस्त मनाओ सो जाओ, नहीं। इस आज़ादी को बनाए रखना, इस लोकतंत्र को बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो ऑथर ने हमें 4 डायमेंशन बताए हैं, 4 पहलू जहां हमको खुद को तैयार करना होगा, 4 कसौटी पे हमें खरा उतरना होगा। चैप्टर की एंडिंग में उन्होंने कुछ टास्क बताए हैं जो अभी हमको कंप्लीट करना बाकी हैं, आज़ादी के इतने बाद भी। तो काम तो भाई करना ही है। क्या काम है वो हम जानने वाले हैं। लेट्स बिगिन। पहला पैराग्राफ। बाय द वे इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। क्या है पहला पैराग्राफ, देखते हैं। देखो भाई, हमारी फ्रीडम बहुत स्ट्रगल के बाद हमें मिली है, बहुत सेक्रीफाइस के बाद मिली है। इमेजिन नहीं कर सकते आप कितना लोगों ने दर्द सहा होगा इस आज़ादी को पाने के लिए। तो हमारे लिए, हम जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के हैं, आज़ादी के बाद की जनरेशन है, ये हमारा धर्म है कि हमें ये गलती नहीं करनी कि हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लें, हल्के में ले लें। आज़ादी को मेंटेन करना, उसको ताकतवर, उसको और अच्छा बनाना, ये बहुत कठिन काम है जो हमें करना है। इनफैक्ट आज़ादी को पाने से ज़्यादा आज़ादी को बनाए रखना कठिन है, जो हमारा काम है। किसी भी देश में जो युवा हैं वो उसका नेसेसरीली, बिल्कुल, वो वैनगार्ड बन जाते हैं, वो लीडर बन ही जाते हैं। आप चाहो ना चाहो, युवा ही लीडर हैं। युवा देश के नेता हैं भविष्य के। हम युवा ही देश के बिजनेसमैन हैं, हम युवा देश के टीचर हैं। और बर्बाद होने वाले शराबी अगर होंगे, चरसी होंगे, ड्रग्स लेने वाले होंगे, करप्ट होंगे, तो वो भी हम युवा ही होंगे। हम चाहें न चाहें, हम इस देश के नेता हैं, हम इस देश का नेतृत्व करते हैं, हम इस देश का भविष्य हैं। तो ये ज़रूरी है कि इस क्रूशियल जंक्चर पर, इस ऐतिहासिक मोड़ पर हमारी जो ताकत है उसको मोबिलाइज किया जाए, उसको एक सही दिशा दी जाए, ताकि वो हमारी इस इंटीग्रिटी को, यहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब शिद्दत नहीं है, इंटीग्रिटी का मतलब है एकता, अखंडता। इस अखंडता को हम और शक्तिशाली बनाए, इस हिंदुस्तान के टुकड़े और न हो पाए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी ताकत को दिशा देनी होगी। हमारी जो कैपेसिटी है रेजिस्ट एग्रेशन, किसी भी हमले को झेलने की, उसको और शक्तिशाली बनाना होगा। क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए चाहिए इमेंस बर्स्ट ऑफ आइडियलिज्म, यानी लोगों में सिद्धांतवाद, अपने सिद्धांतों, अपने उसूलों के प्रति इज्जत, समर्पण। हमें एनर्जी चाहिए युवाओं में, ऐसे युवा जो डीपली कमिटेड हो, जिनके लिए उनका देश बहुत ऊपर हो। वो डीपली कमिटेड हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, एक तरह से समर्पित हैं अपने इस काम के लिए। वो काम क्या है? वो काम है इस देश की रक्षा, इस देश को सेफ गार्ड करना। वो देश
जो दो आइडियल्स, दो उसूलों पे बना है। ये दो उसूल कौन से हैं? लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, कि इस देश में कभी कोई धर्म पे हिंसा नहीं होगी, कोई धर्म का शोषण नहीं होगा, और ये देश लोकतंत्र होगा, यहाँ पे कभी तानाशाही नहीं आएगी। तो ये देश बचना चाहिए, और वो काम आपका है, वो काम मेरा है, वो काम है इस देश के युवाओं का। इन पर्टिकुलरली हम किन की बात कर रहे हैं? हम उन युवा औरतों की, युवा मर्दों की बात कर रहे हैं, लड़कों की, लड़कियों की, बच्चों की, बच्चियों की, जो स्कूल में है, जो कॉलेज में है। इनके पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अब न ये बच्चे हैं जिनके पास ताकत ना हो, और ये न ये उतने बड़े बन गए हैं जिन पे बच्चों की जिम्मेदारी हो। आप बीच में हो, हम बीच में हैं। हम न इतने छोटे हैं जिनके पास ताकत नहीं, परमिशन नहीं, न इतने बड़े हैं जिन पे धंधे पानी की, खर्चे की टेंशन हो। हम बीच में हैं, पूरी ताकत है, पूरा वक्त है, पूरा समर्पण है। सबसे बेस्ट टाइम ये है इस देश के लिए समर्पित हो जाने का। दे कंस्टिट्यूट एन इमेंस रिजर्वायर ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है युवाओं में। अगर प्रॉपरली कैनलाइज किया जाए, सही दिशा दिया जाए इस एनर्जी को, तो ये बहुत बड़ी पावर हो सकती है देश की रचना हो सकती है युवाओं की वजह से। वास्तव में यंग इंडियन ही है जो फ्यूचर के लीडर बनने वाले हैं। इसलिए उन्हें खुद को ट्रेन करना ही होगा ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभा पाएं। इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते कभी सोचिएगा खुद भी, क्या निभा रहे हो आप इस जिम्मेदारी को? आई वुड लाइक टू एड्रेस अ फ्यू वर्ड्स। तो अब मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा इन युवाओं को। अगर उन्हें इफेक्टिव सर्विस का होना है, अपने देश के लिए अच्छा कुछ काम करना है, तो ज़रूरी है कि वो फिट करें खुद को। देखो, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को बनाए रखना एक कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई छोटा सा काम हो, कोई नो मीन अंडरटेकिंग, छोटा सा काम तो है नहीं। सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होगा। सिर्फ इच्छा है कि हाँ भैया हम देश की रक्षा करेंगे, एबिलिटी नहीं है तो आपकी हालत ये होगी। इच्छा है डंबल उठाने की, उठा नहीं पा रहे हो, है ना। खुद का शरीर कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, आध्यात्म है नहीं, देशभक्ति है नहीं, समर्पण है नहीं, बुद्धि चलती नहीं है, दिमाग खराब है, ठस बुद्धि है, दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है, और आप सोचते हो देश का उन्नति करेंगे। हम तो भाई देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरेंगे। क्या मरोगे आप? क्या जियोगे? क्या भला करोगे जब आपका खुद का भला नहीं है? तो कैसे खुद का भला करोगे? ये ऑथर बताते हैं हमें। तो देखो, ऐसे 4 डायमेंशंस हैं, बेसिकली 4 ऐसे पहलू हैं जहाँ पे आपको खुद को तैयार करना होगा। इस डेमोक्रेसी की रक्षा करनी है, इस डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले होना होगा स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, फिजिकली फिट। कहते हैं ना, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम सिक्स पैक एबी बना लो किसी को दिखाना नहीं है बॉडी, लेकिन हमें चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग, हमें चाहिए फिटनेस जितना हो सकती है उतनी। चाहे आप एक मॉर्निंग वॉक करके फिट रहो, क्यों? लेकिन क्योंकि देखो, आप कितना भी मैकेनाइजेशन पे आ जाओ, आप कितना भी एडवांस हो जाओ, जब हम बात करते हैं डिफेंस की, इस देश की रक्षा करने की, आतंकवादियों से, दुश्मन मुल्कों से, बुराइयों से, तो हमें कहीं ना कहीं फिजिकल पावर चाहिए। शोल्जर्स की भी बात करें तो आप देख सकते हो, सियाचिन में इतनी ऊंचाई पे हमारे शोल्जर्स कितना संकटों का सामना करते हैं। तो कितनी मशीनें हो, क्या होता है, कितनी भी मशीनें हो, बात आती है फिजिकल बॉडी में आपकी कितनी दम है, आप कितनी सर्दी झेल पाते हो। तो युद्ध में हमेशा ये रहेगा कि भाई फिजिकल फिटनेस तो चाहिए। हाँ, 100-200 साल बाद जब रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे शोल्जर्स को तो बात अलग है। फिलहाल आपके और मेरे समय में यही सच्चाई है, और हमेशा रहेगी भी, कि फिजिकल फिटनेस तो भाई ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस के बिना आप कितना भी मशीनों पर निर्भर हो जाओ, काम नहीं चलेगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि भाई लाइफ हिट रहे, तो आपको फिट रहना होगा, क्योंकि आप फिट नहीं तो ज़िंदगी हिट नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो इस संदर्भ में ऑथर ऐसा मानते हैं कि जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है या फिजिकल फिटनेस स्कीम, जैसे एनसीसी हो गया, ये फिजिकल फिटनेस स्कीम होता है, एक पीएफसी, एक एनएसएस होता है, नेशनल सर्विस स्कीम, ऐसे जो संस्थान है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये काफ़ी हद तक फिजिकल फिटनेस के लिए मौके देते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, कैंप करवाते हैं, लीडरशिप सिखाते हैं, और ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो फ्यूचर में प्राउड रैंक्स ऑफ डिफेंस फोर्स, मतलब आर्मी, नेवी, इनमें जाना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये काम कर रही है संस्थाएं। फिर दूसरा डायमेंशन क्या है? ये दूसरा इंटेलेक्चुअल, भाई दिमाग को विकसित करना होगा यार। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। इस युग में हम चांद पे पहुंच गए हैं, मंगल पे पहुंच गए हैं। इस देश में, सॉरी, इस समय इस दुनिया में वही जीतेगा जो देश
विज्ञान के साथ होगा। हमारे वाजपेयी जी कह के गए हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो विज्ञान, ज्ञान, पढ़ाई, इसमें भी हमें पक्का होना होगा। इस युग में हम मीडियोक्रिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई हम मीडियोकर बन जाए। नहीं, हमको टॉपर बनना होगा। हमको इस देश का विश्व गुरु बनना है तो हमारे विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ होना ही होगा। ये न्यूक्लियर एज है, सब कुछ बदल रहा है, तो हमें अपने प्रेडिसर्स से ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, ज़्यादा सक्षम होना होगा। हमसे पहले, हमसे 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले जो विज्ञान था वो अब नहीं है। तो हमारे दिमाग की शक्ति, हमारी क्षमता भी ऑफ कोर्स उनसे ज़्यादा होना ही चाहिए। इसीलिए आज हर व्यक्ति जो स्कूल में है, जो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, उसका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि जितना अच्छी हो सके वैसी पढ़ाई मुझे प्राप्त हो। हाईएस्ट ऑर्डर की जितनी अच्छी हो सके उतना मैं अच्छा पढ़ पाऊँ, जितनी मेरी स्किल डेवलप हो जाए, जितनी मेरी भाषा डेवलप हो जाए, जितना मैं अच्छा लिखना सीख जाऊँ, बस उससे बेहतर कुछ नहीं है। और कुछ लक्ष्य दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप 12th में हो, 12th में जितना सीख पाऊँ उतना सीखो। इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, मेडिकल साइंस पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, जस्ट डू योर बेस्ट। पढ़ाई में अपना बेस्ट दो। एक ऐसा डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग, हम डेवलप्ड नहीं है, जहाँ पे न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पाती। भाई 3rd से 8th की पढ़ाई नहीं कर पा रहे लोग। आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे मध्य प्रदेश में लोग गन्ने के खेत में काम करते हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, इतना भारी गन्ना उनके सिर पे उठता है। लोग इस तरीके से मजदूरी कर रहे होते हैं। लोग चाय के टपरे पे काम करते हैं। बहुत ही जल्द मैं एक पोयम भी पेश करूंगा इस पर। तो लोग इतनी मजदूरी कर रहे हैं और आपको ऐसा मिल रहा है कि आपको टिफ़िन मिलता है, आपको किताबें मिलती है, आपको घर में पढ़ने को एसी मिलता है, ऑनलाइन स्टडी मिलती है, फ्री यूट्यूब वीडियो मिलती है, सिर्फ 300 में नोट्स मिलते हैं, 3000 में लाइव क्लास मिलती है। और ऐसे समय में, और आपके पास वो पैसे भी हैं, खुशकिस्मती ये है कि आपके पास वक्त भी है, पैसा भी है, खाना भी है, सुकून भी है, छत भी है। उसके बाद भी अगर आप पढ़ाई ना करो तो भाई बर्बाद हो आप। तो कहा गया है कि वो लोग जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं वो एक प्रिविलेज्ड एलीट है। आप एक एलीट ग्रुप में हो, ये आपका सौभाग्य है। आपको एहसास नहीं है, कितने लोग इसके लिए तरसते हैं। आप पढ़ाई से हो सकता है परेशान हो, लेकिन लोग तरसते हैं कि भाई मेरे को 8वीं पास करने को मिल जाए, मेरे को 10वीं पास करने को मिल जाए, मैं 12वीं तक पहुंच जाऊं। आप एक एलीट हो, आपका सौभाग्य है ये। इसीलिए वो युवा जिनको मिल रहा है इतना पढ़ने को, उनको समाज को लौटाना होगा अपना ये उधार, ये कर्ज, ये एहसान। कैसे उतारोगे? कि भाई अपना समय बर्बाद मत करो ये फालतू की चीज़ों में। एवरी स्ट्रेन को नर्व करो, पूरी शिद्दत के साथ भिड़ जाओ और जितना हो सकता है उतना अच्छे से पढ़ डालो। युवा देख के बहुत दुख होता है, मुझे नहीं, ऑदर को, वैसे मुझे भी बहुत होता है जब मैं देखता हूँ ऑदर देखते हैं युवा पार्टी पॉलिटिक्स में लगे, फालतू के नारे दे रहे हैं। उनको पता नहीं है कि क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, क्या एजेंडा चल रहा है, हम किस बात का विरोध कर रहे हैं, हम क्यों विरोध कर रहे हैं, इस विरोध से क्या मिलेगा। नहीं, इस तरीके से टेम्पलेट लेके आ जाते हैं, विरोध करने बैठ जाते हैं, साजिशों में फंस जाते हैं। तो कोई नीड नहीं है कि मैं दोबारा इस बात को कहूँ, सब ऑब्वियस है कि भाई लोगों की साजिशों में आप फंस जाते हो, लोगों के एजेंडा में फंस जाते हो। लड़ाई चल रही होती है किसी और नेता की, किसी और पार्टी की, और आप पागलों की तरफ पर्चे बांटते रह जाते हो, जबकि आपका काम था पढ़ना। ये बहुत कॉलेजों में होता है, खासकर सरकारी कॉलेजों में आप देखोगे। फिर तीसरा आता है भाई पैट्रियटिज्म, देशभक्ति। अब देशभक्ति का मतलब वो नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे पे ये स्टेटस डाल दिया, गाने सुन लिए, अश्क न हो तेरी मिट्टी हो, 2 आंसू बहा लिए और बोला मैं तो देशभक्त हूँ। नहीं, जब बात होती है देशभक्ति की तो ये रूटीन मीनिंग के बात नहीं कर रहे भाई, जो सब लोग कहते हैं चलो सरहद पे तो देशभक्ति है, नहीं तो नहीं है। नहीं, देशभक्ति का मतलब है वो फीलिंग जो आपको पैटीनेस और एक्सक्लूसिविज्म से ऊपर लेके जाए, यानी आपको छोटी सोच से ऊपर लेके जाए, आपको इस भेदभाव से। एक्सक्लूसिविज्म का मतलब है भेदभाव। जब हम खुद को दूसरे से अलग करते हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे, किसी भी आधार पे, ये देशभक्ति वो फीलिंग है जो लोगों के अंदर इच्छा को प्रकट करती है कि नहीं, इस देश को एक होना होगा, ये देश अखंड है, अखंड रहेगा। ये वो फीलिंग है जो इस भ्रष्टाचार नाम की इस बीमारी को हमारे अंदर से निकाल देगा, इस नेपोटिज्म को निकाल देगा हमारी इस ज़मीन से, और इस इकोनॉमी को हमारी ऊपर लेके जाएगा। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, जब लोग अपने रिश्तेदारों को जानबूझ के ऊपर रखते हैं। फॉर एग्जांपल, नेहरू जी आए, प्रधानमंत्री बन गए, उनकी बेटी प्रधानमंत्री बन गई, फिर उनका बेटा प्रधानमंत्री बन गया, फिर उनके ये जो 2 बच्चे हैं वो नेता बनने की कोशिश करते हैं पर बन नहीं पाते। ऐसे ही अमित शाह जी आए, उन्होंने अपने बच्चे को नेता बना दिया। ठीक है,
ऐसे ही मान लो शिवराज सिंह आए, उन्होंने अपने रिश्तेदार को नेता बना दिया। तो कोई भी नेता या किसी भी फील्ड में जब आप अपने फेवरेट पर्सन को आगे लेके जा रहे हो जबकि मौका किसी और को मिलना चाहिए था, तो ये नेपोटिज्म कहलाता है। तो इन चीज़ों से हमें ऊपर उठना होगा, और तब तक नहीं उठ पाएंगे हम जब तक हमारे अंदर एक फीलिंग ना आ जाए, इस देश के प्रति समर्पण ना आ जाए, पैट्रियटिज्म ना आ जाए। तो ऑफ कोर्स इस इकोनॉमी को डेवलप होना होगा, वो तभी होगा जब ये सारी करप्शन जैसी चीज़ें हटेगी। जब तक इस देश में करप्शन है कुछ नहीं हो सकता रियली। तो जो यूथ है ऑफ कोर्स वो फाउंटेन हेड है, वो लीडर है, वो झरना है आइडियलिज्म का। सारे उसूल, सारे सिद्धांत, सारे विचारधारा हमारे युवाओं से बहती है, और युवाओं को समझना होगा इस बात को कि वो मोरल इम्पाइटस है, केंद्र है हमारे विचारों का इस आज़ाद हिंदुस्तान की इतिहास में। अब जब देशभक्ति की इतनी बात हो रही है तो ऑथर अपने आप को रोक नहीं पा रहे, वो एक बात को करना चाहते हैं जो आज से करीब करीब 50 साल पहले श्री अरबिंदो घोष ने कही थी बंगाल नेशनल कॉलेज में युवाओं से, और 50 साल पहले वो कही हुई बात आज भी रेलिवेंट है। ये है श्री अरबिंदो घोष। अगर हिंदी और संस्कृत में से आपके पास हिंदी है तो इनका एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा गीता के बारे में। आइए बात करते हैं। तो आज से 50 साल पहले श्री अरबिंदो ने कहा था कि देयर आर टाइम्स इन अ नेशंस हिस्ट्री व्हेन प्रोविडेंस प्लेसेस बिफोर इट वन वर्क, वन एम to which everything else, however high and noble in itself, has to be sacrificed. हर देश के इतिहास में एक ऐसा वक्त आता है जब ये प्रोविडेंस, जब भगवान, जब नियति, जब ये कायनात उस देश के सामने एक टास्क रखती है और हर व्यक्ति को उस टास्क के प्रति भिड़ जाना होता है। कैसा भी काम हो छोड़ देना होता है केवल और केवल उस काम के लिए। Such a time has now arrived for our motherland when nothing is dearer than her service. ये वक्त, ये जो पिछले 100 साल या 200 साल है, ये वो वक्त है हमारे भारत माँ के लिए जब हमें हर काम को छोड़ के सिर्फ एक काम को मन लगाना होगा। वो काम है सिर्फ और सिर्फ भारत माँ की सेवा करना। When everything else is to be directed to that end. हमारे हर कर्म का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य है माँ भारती की सेवा, भारत माँ की सेवा। इफ़ यू विल स्टडी, स्टडी फॉर हर सेक। अगर तुम पढ़ो तो तुम पढ़ो क्योंकि तुम्हें भारत का उद्धार करना है, क्योंकि तुम भारत के लिए पढ़ रहे हो। ट्रेन योर सेल्फ, बॉडी, माइंड एंड सोल फॉर हर सर्विस। खुद को ट्रेन करो, खुद को शक्तिशाली बनाओ, अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा केवल और केवल भारत माँ की सेवा के लिए। यू विल अर्न योर लिविंग दैट यू मे डू सर्विस टू हर। तुम पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन इसलिए कि तुम भारत माँ की सर्विस कर पाओ। वर्क दैट शी मे प्रॉस्पर। काम करो इसलिए कि तुम भारत की जीडीपी में योगदान दे रहे हो, तुम भारत को आगे लेके जा रहे हो, उन्नत बना रहे हो। सफ़र दैट शी मे रिजॉइस। और कभी अगर दुख आए तो दुख इसलिए नहीं आना चाहिए आपकी ज़िंदगी में कि छोटा सा काम आ गया, कि भाई रिप्लाई नहीं आया, दोस्ती टूट गई या ऐसा कुछ, फ़ोन गुम हो गया। ज़िंदगी में दुख आए तो दुख बड़े होना चाहिए, वो बड़े दुख हों एक बड़ी वजह की वजह से, और बड़ी वजह होती है अपने देश की उन्नति। तो अगर दुख आए तो दुख आना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए दुखी हूँ। कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है ताकि आपका देश की उन्नति हो। फॉर एग्जांपल डॉक्टर कलाम साहब कितनी रातें जागे, कितने प्रोजेक्ट बनाए, जिससे आज हमारे पास आकाश पृथ्वी ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं, इसरो है हमारे पास। तो ऐसे बनो, ऐसे मत बनो कि आप आए चले गए, इतिहास में आपका नाम नहीं, किसी को आपका नाम नहीं पता। बनो तो ऐसे कि आपके जाने के बाद भी इतिहास आपको याद करे कि क्या शख्स ज़माने से उठा, ये एक सूरज है जो तारों के घराने से उठा। लोग आपको याद रखें। आगे बढ़ते हैं जी। अगला डायमेंशन, चौथा और आखिरी डायमेंशन है भाई स्पिरिचुअलिज्म। एक सिंगल एडवाइस में, तो कितनी एक सिंगल एडवाइस में कितना अच्छे से कहा गया ना सब कुछ, और आज भी कितना संबंधित है। आज भी लगता है ये 50 साल बाद भी कि हाँ यार बात तो सही है, अभी भी बहुत ज़रूरत है हमें। चौथा कहा क्या है भाई स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप जो बुढ़ापे में बैठ के ओम ओम करोगे वो अध्यात्म हो, नहीं जी। स्पिरिचुअलिज्म वो डायमेंशन है जो हमको बाकी जीवों से अलग करता है। एक डॉगी, एक बिल्ली, एक चिड़िया, वो ये नहीं सोच सकती कि मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, क्या मैं नेचर से कनेक्टेड हूँ।
वो जैसी है वैसी है, उनके पास मन नहीं है। हमारे पास मन है, इसलिए हम मानव हैं, और मानव के पास आध्यात्म है। तो ये जो आध्यात्म है ना, ये है क्या? तो आध्यात्म है ये वो फीलिंग जो हमको भर देती है फियरलेसनेस से। हमारे अंदर डर खत्म हो जाता है, हमारे अंदर डायनेमिज्म है, हम हर चीज़ में ढल पाते हैं, हम हर कठिनाई को पार करके सामने आते हैं। यहाँ मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, उधर किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं एक ऐसे आध्यात्म की, एक ऐसे ज्ञान की जो हर धर्म का सार है। इंडिया की बात करें, इंडिया में कई धर्म रहे हैं। अभी भी आप देखोगे, हो सकता है आप में से कोई इस्लाम से संबंध रखता हो, कोई हिंदू हो, कोई जैन हो, लेकिन यहाँ जब बात करते हैं आध्यात्म की, तो ज़रूरी नहीं है कि ओम कहने का मतलब हिंदुज़म हो, या कोई और ध्यान करने का मतलब हिंदुज़म हो। आंखें बंद करके भगवान को याद करना, ये बात न हिंदू की है, न मुस्लिम की है, न सिख की है, न ईसाई की है, न जैन की है, न बुद्ध की है। ये बात है हर धर्म के सार की। ये वो शक्ति है, ये वो ज्ञान है जो हर धर्म को ताकत देता है। इसमें है क्या? तो देखो भाई, हम हर व्यक्ति के अंदर जो डिविनिटी है, जो दिव्यता है, जिसको हम नूर कहते हैं, जिसको हम निराकार परमात्मा कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जो ओम की जो आवाज़ है, या जो भी हमारे अंदर शक्ति है, उस शक्ति की बात है। उसको हम स्वीकार करें कि हाँ भाई, मुझ में और आप में जो शक्ति है, जो आत्मा है, जो दिव्यता है, वो एक ही है। तो आप और मैं अलग नहीं है। हमारा धर्म अलग हो सकता है, रंग अलग हो सकता है, नाम अलग है, शरीर अलग है, लेकिन जो शक्ति है वो एक ही है। जब इस बात का एहसास होता है तो हम ये समझते हैं कि सारे धर्म यही सिखा रहे हैं। और आप तब जब व्यक्ति को देखते हो तो आप इस नज़र से नहीं देखते कि एक हिंदू को देख रहा है, एक हिंदू एक मुसलमान को देख रहा है। आप देखते हो कि मेरी ताकत, मेरे अंदर का भगवान, उसके अंदर के भगवान को देख रहा है। केसरी मूवी में बात की गई थी ना, आप देखते हो अक्षय कुमार बोलते हैं कि मुझे खुद में भी वो दिखता है, मुझे दुश्मन में भी वो दिखता है। तो ये वो इनकी बात कर रहे थे, तो दुश्मन को भी पानी पिलाते थे, एक सिख दे। तो क्यों? क्योंकि वो सामने वाले में भी उसी भगवान को देखते हैं। गुरु नानक में भी उन्हीं को देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी में भी उनको देखते हैं, खुद में भी उनको देखते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये हमारे अंदर क्या भरेगा? ये हमारे अंदर एकता भरेगा, और ये भरेगा हमारे अंदर अनडाइंग वेलर, वीरता। लेकिन वो जो वीरता होगी उसमें हेट्रेड नहीं होगी। हम सर कटा भी सकते हैं, सर काट भी सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर घृणा नहीं आना चाहिए। अगर हमारे अंदर नफरत आ गई ना, तो इस दुनिया को जीतने का भी मतलब नहीं है। हम मान लो चाइना से, पाकिस्तान से खुद की रक्षा तो कर लें, लेकिन हमारे अंदर घृणा आ जाए तो हम हार गए। जिसके मन में घृणा आ गई, नफरत आ गई, वो हार गया। तो हम दुनिया को हरा पाएँ, रक्षा कर पाएँ, सर काट पाएँ, सर कटा पाएँ, लेकिन नफरत हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। ये तो बात हुई भाई यूथ की। यूथ कैसा चाहिए? अब टास्क क्या है हमारे सामने, ये भी देख लो। तो चारों डायमेंशन हमारे मान लो हो गए पूरे। अब क्या करेंगे? तो देखो भाई, जो नेशनल सर्विस है ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमसे 70 साल पहले हमको आज़ादी मिल गई तो एक स्टॉप आ गया, या आज अगर हम जीडीपी को बहुत ऊपर ले जाएंगे तो स्टॉप आ गया। दुनिया चलती रहेगी, काम चलता रहेगा। तो बहुत सारे काम है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? लोगों के अंदर एक सेंस हो, युवाओं के अंदर एक फीलिंग हो काम के प्रति। वो काम क्या है? जिसको नेहरू कह के गए हैं, द ग्रेट एडवेंचर ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण का ये महान कार्य। इस कार्य में जब आप समर्पित हो तो आपके पास ये वक्त नहीं है कि हम सिनिसिज्म और डिफीटिज्म हमारे अंदर आए। हमारे अंदर ये भावना नहीं आना चाहिए कि दुनिया सेल्फिश है। हमारे अंदर ये भावना नहीं आना चाहिए कि हम हार गए हैं। हमारे अंदर बोर्डम नहीं आना चाहिए, निराशा नहीं आना चाहिए, हताशा नहीं आना चाहिए, अवसाद नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर खुशी रहे, उत्साह रहे, क्योंकि हम एक बहुत बड़े काम पर हैं। हम किसी भी पोजीशन में हो, आप चाहे किसी गांव में हो, किसी शहर में हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आपके पास न जाने कितने मौके हैं इस देश को सर्व करने की। ज़रूरी नहीं है कि आपके काम आपको हेडलाइन तक लेके जाएंगे, लेकिन याद रखना, ये जो छोटे छोटे काम जब मिलियन टाइम होते हैं तो वो धागे की तरह है, वो रेशे की तरह है। आपका मेरा छोटा छोटा काम, न मैं हेडलाइन में हूँ आज, न आप हेडलाइन में हो आज, लेकिन हमारा ये जो छोटा छोटा काम है, ये छोटे छोटे रेशे हैं। और ये जो छोटे छोटे रेशे हैं ना, यही भारत माता के इस आंचल को बनाते हैं। ये भारत माँ एक फैब्रिक है, एक कपड़ा है, और उसके छोटे छोटे रेशे आप और मैं हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे काम हमको हेडलाइन बना दे, लेकिन हाँ, अगर आपके काम में शिद्दत है तो भारत माँ का आप एक अच्छा रेशा बनोगे। एक अच्छे कपड़े के लिए अच्छे रेशे ज़रूरी हैं। बहुत से काम बाकी हैं। क्या काम बाकी हैं? देखो, सिविल डिफेंस मेजर्स को अच्छा करना है, हमारी पुलिस आर्मी इनको अच्छा करना है।
हमारे शहरों में भी, हमारे गाँव में भी। नर्सिंग सेक्टर, हर जगह आज हॉस्पिटल नहीं है, लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ब्लड बैंक हर जगह नहीं है, उन्हें पहुंचाना होगा। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिन लोगों ने बलिदान दिया जीवन का, उनकी फैमिलीज़ का क्या? कुछ नहीं हुआ, अभी होना बहुत कुछ बाकी है। वो लोग, उनकी फैमिलियाँ, उनको कंफर्ट पहुंचाना है, उन तक और पैसा, उन तक और रिसोर्सेस, उन तक और प्यार पहुंचाना है। इस देश में जातिवाद को ख़त्म करना है, प्रांतवाद को ख़त्म करना है, इंसानियत को ज़िंदा करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है। अभी उतना पैसा नहीं है, उतनी तरक्की नहीं है, अभी तक लोग भूखे रहते हैं, अभी तक लोग बेरोजगार हैं। इन सब को दूर करना है, गरीबी को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, डेमोक्रेसी को स्थापित करना है, और न जाने कितने हज़ारों ऐसे काम अब भी हमारे सामने हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए युवाओं का मूवमेंट, युवाओं में जागरण चाहिए, इच्छा चाहिए, जो धर्म, जो जाति, अपनी कम्युनिटी, अपना समाज, अपनी भाषा से ऊपर उठ के काम करे इस देश की रक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए, और उस देशभक्ति को देख पाए जिससे हमें अभी हाल ही में देखा है। आज से 70 साल पहले, 100 साल पहले जो देशभक्ति इस देश ने देखी थी ना, वो भी नहीं है, वो होना चाहिए। आप यकीन मानिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे आज से 70 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारे अंदर एक बेचैनी थी आज़ादी प्राप्त करने की, जो अब नहीं है। जैसे एग्ज़ाम से पहले आपके अंदर बेचैनी होती है पढ़ाई करने की, एग्ज़ाम के बाद नहीं होती, क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक नया एग्ज़ाम आता है, फिर आप कहते हो यार अब फिर से पढ़ना है। उसी तरीके से एक स्टॉप आया था आज से 70 साल पहले, 73 साल पहले, कि हमें आज़ादी मिल गई। तो अभी हम रिलैक्स मोड में हैं। हमको समझना होगा, नहीं यार, एक बहुत बड़ा टास्क हमारे सामने है, इस देश को शक्तिशाली बनाना है। अभी हम उतने शक्तिशाली नहीं है, सब देश आगे निकल रहे हैं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमें शक्तिशाली रहना होगा, हमें समझना होगा, अभी हम नहीं समझ रहे हैं। तो अभी हमारे सामने ऐसे चैलेंज है जो पहले नहीं थे। पहले साइबर क्राइम नहीं होते थे, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इतनी जल्दी लोग रोबोटिक्स पे नहीं आते थे, ड्रोन नहीं लाते थे, काफ़ी चैलेंज है। हमारे अंदर आतंकवादी बैठे हुए हैं, नक्सली जिन्हें हम कहते हैं, हमारे बाहर आतंकवादी बैठे हैं, हमारे चारों तरफ आतंकवादी हैं। दो बहुत बड़े देश हमारे दुश्मन हैं, नाम आप सब जानते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? ऐसे में हमें ये समझना होगा कि भले हमारा देश सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक नेशन हो, जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पे आया हो, इसे सरवाइव करना होगा इस न्यूक्लियर एज में। हमारे अंदर कितनी भी शांति हो, हमें शांति रखनी है, लेकिन हमें दुनिया से कंधे से कंधा मिलाना है, तो शक्तिशाली बनना ही होगा। डेस्टिनी ने, किस्मत ने एक मौका दिया है हमें, आपको, मुझे, कि हम इस क्वेश्चन का आंसर दें कि आखिर कैसे ये देश सरवाइव करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें, मैं मतलब ऑदर ये कॉन्फिडेंट है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो अभी जो युवा हैं, अभी जो मैन और विमेन हैं, वो लोग वांटिंग नहीं पाए जाएंगे, हम रिग्रेट नहीं करेंगे। आज हम ऐसे हैं, या तो अपने कंफर्ट जोन पे चले जाओ इस चैप्टर को देखने के बाद भी, जैसे आप चैप्टर से पहले थे वैसे रहो, या बदल जाओ, एक लक्ष्य साध लो कि मैं जीऊँगा तो इस देश के लिए, इस देश की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ तो करके जाऊँगा। वरना जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो ये जो आपकी और मेरी जनरेशन है ना, ये सॉरी वाली हो जाएगी कि यार हमने कुछ किया ही नहीं। आप सोचो ना, जब आज से 20-25 साल पहले आपका बच्चा लाइसेंस बनवाने जाएगा और तब भी वो रिश्वत दे रहा होगा 1000 रुपए की, तो क्या वो नहीं सोचेगा कि मेरे पिता की जनरेशन ने क्या किया? मेरे पिता ने भी रिश्वत दे के लाइसेंस बनवाया, मैं भी बनवा रहा हूँ। हमारे यहाँ भी करप्शन है, तब भी करप्शन था। उस ज़माने में भी नेता झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोलते हैं। तब भी पॉल्यूशन था, अब भी पॉल्यूशन है। तो आखिर हमने क्या किया? हमने कौन सा डेवलपमेंट कर दिया? तब भी जातिवाद था, अब भी जातिवाद था। तो जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारी जो जनरेशन है, जो जनरेशन आपकी है, जो जनरेशन मेरी है, इस जनरेशन के लिए लिखा जाना चाहिए कि इस जनरेशन ने जातिवाद को मिटाया, इस जनरेशन ने भाई भतीजावाद को मिटाया, इस जनरेशन इकोनॉमी को ऊपर लेके गई, ये जनरेशन, इस जनरेशन ने भ्रष्टाचार को मिटाया। आई होप आपको मज़ा आया होगा चैप्टर में। मज़ा आया तो ठोक दीजिए लाइक, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो पाए, फ़ायदा हो पाए। एंड फाइनली